मियां शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार डेली मेल और सहाफी डेविड रोज के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। बरतानवी सहाफी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमा पर रिपोर्ट शाया की। शहबाज शरीफ का इल्जाम, नवाज शरीफ 3 रोज में अपनी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करें, पंजाब हुकूमत का मुतालबा। क्या पंजाब में तब्दीली का तूफान अभी थमा नहीं है? पूछेंगे विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आखिरकार बरतानवी सहाफी डेविड रोज और अखबार डेली मेल के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। आज लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि बरतानवी सहाफी को तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस्तेमाल किया और उन्हें खुफिया सरकारी रिपोर्ट्स तक रसाई दी गई। थोड़ी देर पहले डेविड रोज साहब से हमने राब्ता किया, इस हवाले में लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मगर जल्दी जरूर इस पर कमेंट करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। इमरान खान न्याजी वो कुछ नहीं कर सके पीएमएल के मुकाबले में, चाहे वो इट इज अ पॉलिटिकल फील्ड और फील्ड ऑफ डिलीवरी, पब्लिक सर्विसेज, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन एंड व्हाट नॉट, पुलिसिंग। और उनको इमरान खान न्याजी अब एक चीज में एक्सपर्ट हैं, जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और वो एक्सपर्ट हैं, उसमें हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। डिसीट, टेलिंग लाइज, झूठन, दिन रात दरोगोई करना, गलत बयानी करना। शफकत महमूद साहब, आप लोग खुश हैं? बार बार आप कहते थे कि सू करें, अब ही इज डूइंग दैट। मुझे तो थोड़ी सी हंसी आती है ये मौसूफ की बातें सुन के कि ये जनाब डेविड रोज और डेली मेल जो ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी अखबार है, और कि जी वो इमरान खान के एमा पे उन्होंने हमारे खिलाफ लिखा। मतलब ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं बरतानी अखबारों को। बात ये है कि अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये इन्होंने अदालत में ले गए हैं, अब भागे ना, मुझे ये डर है ये भाग जाएंगे। सो अगर ये भागे ना तो समझ आ जाएगी, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आप और कॉन्फिडेंस से कैसे, ही इज जस्ट अ जर्नलिस्ट, आप लोगों का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि उनकी स्टोरी ठीक है? देखें, हमारे मुल्क में और बरतानिया में फ़र्क ये है कि बरतानवी अखबारात जो हैं उनको पता होता है कि उनकी अदालतों में इस किस्म के मुकदमा बड़ी जल्दी तय हो जाते हैं, और इसलिए वो हर चीज़ को छान फटक के देखते हैं। और इस साहब ने जो एविडेंस पेश की कि डायरेक्ट चेक जो थे वो लिखे गए और उनको डायरेक्टली शहबाज शरीफ के मेरा ख्याल है सन इन लॉ के अकाउंट में जमा होते रहे, तो इससे ज़्यादा डायरेक्ट एविडेंस और क्या हो सकती है कि उसके सन इन लॉ के अकाउंट में जमा हुए और इरा के चेक जो थे उनके इरा के अपने अकाउंट से वो चेक गए। बहरहाल ये चीज़ें तो अदालत में आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को शहबाज शरीफ को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ का भी देना पड़ेगा क्योंकि उसके सन इन लॉ ने कहाँ से पैसे आए। दूसरा, जो 26 मिलियन डॉलर की टीटियां लगी हैं, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, कि 26 मिलियन डॉलर शहबाज शरीफ को ट्रांसफर हुए बाहर से, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसमें तो फिर सिर्फ यहाँ का जवाब नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब को, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज का भी हमारा देखें, हमारा डेली मेल से या डेविड रोज से क्या ताल्लुक है? ब्रिटिश अखबार ने इल्जाम लगाया, ये फिर 4-5 महीने इंतजार करते रहे, अब के ज्यादा अब उन्होंने सू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। यू आर वेलकमिंग इट। अब आई नाउ इस वक्त क्यों? शुक्रिया फ्रिया। देखिए, मैं 2 बातें कह दूं। एक तो वो डेली मेल की जो स्टोरी है, वो एक शख्स हैं शहजाद अकबर, वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने उनको वफाकी काबीना का हिस्सा भी बनाया हुआ। बदकिस्मती से? मैं बताऊंगा मैंने क्यों कहा। ठीक। अब अगर शहजाद अकबर एक स्टोरी फीड करेंगे डेविड रोज को और उसके बाद शहजाद अकबर की एक पिक्टोरियल वायरल होगी
इनके अपने मीडिया सेल पे, हमें नहीं पता। और उस तस्वीर में इमरान खान भी होंगे और बैसियत वजीर आज़म होंगे, तो फिर थोड़ा सा कहने का हक बनता है कि ये बात ऐसे इस तरह से है। जो हमने डेली मेल को सू किए है, या जो इस स्टोरी के पूरे जो उसके अंदर छपे, उसके दो पोर्शंस हैं, दो कंपोनेंट। एक तो था डिफेड के हवाले से, तो आई एम ग्रेटफुल टू शफकत साहब के इन जैसे ऑनरेबल लोग भी हैं इसी कैबिनेट में हैं। तो जो दुरुस्त बात थी डिफेड के हवाले से डॉर्चेस्टर की प्रेस टॉक में शफकत साहब ने कही, हमें मीडिया में रिपोर्ट हुई, हमने सुनी, मिस रिपोर्ट हुई है, उसका मैं अभी जिक्र कर दूंगा। अगर ठीक है, अगर आप उसको कहें तो हम उसको कंटेस्ट कर लेंगे, आपके साथ ही बैठ के कर लेंगे। क्योंकि डिफेड ने खुद अपनी उस पूरी बात को खुद कहा कि हमारे किसी पैसे की कोई एम्बेजलमेंट नहीं। अब अगर दूसरा उसका पोर्शन ले लें, वो है इराक के पैसों के हवाले से, तो वो वहां पे एक साहब थे नवीद इकराम, उन्होंने, वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव थे या एमडी थे, जो भी थे वहाँ के, इराक के चेयरमैन होंगे गालिबन, या जो भी उनका ओहदा था, उन्होंने करप्शन की, मानने की बात है की। नवीद इकराम ने प्रॉपर्टीज खरीदी, एक प्रॉपर्टी उसने सेंटोरस में खरीदी, ठीक, उसी नवीद इकराम ने। उस सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास केयर टेकर सेटअप का भी हिस्सा था और आज भी है, और वो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड का कोई अहम जिम्मेदार बनाया गया, कोई इन्वेस्टमेंट्स बोर्ड का अहम जिम्मेदार बनाया गया, वजारत का ओहदा दिया गया उसे। वजारत का ओहदा कोई नहीं, केयर टेकर दौर में। अच्छा। और उसी सरदार कलीम इलियास के पास वो प्रॉपर्टी आज भी ना नैब ने अटैच की, उसको तो रिवॉर्ड कर दिया कि तेरे से नवीद इकराम ने करप्शन के पैसों की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो वो तो अटैच नहीं की नैब ने। और जो इससे अली इमरान से की, वो प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली, ठीक है, हो गया। अब नवीद इकराम ने जो पेमेंट्स की, उसने इसको तनवीर इलियास को भी वैसे ही की, अली इमरान को भी वैसे ही की। ठीक, जब पता चल गया तो वो प्रॉपर्टीज अटैच हुई, ठीक है। अब उनका जो भी लीगल कोर्स होगा, मैं कोई एतराज नहीं। वो प्रॉपर्टीज आज भी कॉन्फिस्केटेड हैं, नैब के कॉशन पर हैं, अटैच्ड हैं, सेल नहीं की जा सकती। वो प्रॉपर्टीज नैब के पास है, कॉन्फिस्केटेड। जबकि ऑन द अदर हैंड ये पोजीशन है जो मैंने बताई उसी शख्स नवीद इकराम की खरीदी की प्रॉपर्टीज के हवाले से। अब इन पैसों के साथ जो जिनका टोटल डोमिनियन इरा का कोई डायरेक्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं, और नो दिस वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। ठीक, ये एक तनवीर अपना, ये क्या नाम है इनका, ये नवीद इकराम, ये एक जायदाद खरीदते हैं। अब उसने अली इमरान को जब इस चीज का कि वो कौन से पैसे हैं, किस चीज के पैसे हैं, वो डायरेक्टली इराक के अकाउंट से दे रहे हैं, ठीक, ये चीज अगर उनके नोटिस में आई थी तो यहीं से क्वेश्चन मार्क उठता है। इस पर हम कहते हैं कि वो लीगल कोर्स में जाकर आगे अपना वो जवाब देंगे। ठीक है, आई कम टू यू कायरा साहब, किस तरीके से देखते हैं आप शहबाज शरीफ साहब फाइनली उन्होंने सू करने जा रहे हैं डेविड रोज को? वाले जी, बड़ी अरसे से डिमांड की जा रही थी शहबाज शरीफ साहब से कि आप पे इल्जाम लगा है और आपके दामाद पे इल्जाम लगा है, आपको पैसे उसमें से ट्रांसफर हुए हैं, तो अगर आप पे इल्जाम आप कह रहे हैं झूठा है और मनूवर्ड है, तो ये आपको सू करना चाहिए। वो कह रहे थे मैं करूंगा, और उनको पिछले 2-3-4 महीने से अगर फर्ज करें तो वो किसी वजह से, या वैसे भी वो चाहते हो शायद कि ना करें, इस मामले को लिटिगेशन में ना ले जाएं, लेकिन लगता है पीटीआई ने उनको मजबूर कर लिया है। और वहां अगर वो गए हैं लिटिगेशन में और उन्होंने सू किया है, तो उन्होंने अपने आप को, अगर वो गलत है बकौल शफकत साहब के, तो उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत मोल ली है, और यकीनन नहीं ली है। इसलिए उन्होंने सारा कुछ देखा होगा, उनके लीगल एडवाइजर्स ने मुकम्मल तौर पे सारी चीजों की छान पटक की होगी और अपने कानून के मुताबिक इसमें आगे बढ़े होंगे। जो उसका लीगल कोर्स है वो शुरू हो गया। बाकी मीडिया की बहस है, शफकत साहब कुछ कहेंगे, मलिक साहब जवाब देंगे, मैं भी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक शफकत साहब ने कहा, ये तो इसका होता रहेगा, इसका एक पॉलिटिकल एंगल, मीडिया एंगल है, और दूसरा इसका लीगल एंगल है। लीगल एंगल शुरू हो गया, मेरे ख्याल उसका इंतजार कर लेना चाहिए। मीडिया के अंदर लड़ाई हमने एक दूसरे के साथ करती रहनी है, क्योंकि आपको सवालों के जवाब चाहिए, आपने प्रोग्राम चलाने हैं, हमने एक दूसरे की तरफ खिंचाई करनी है। लेकिन जो टीटीओ का सवाल है, मैं इस पर छोटी सी कमेंट करते हुए आगे बढ़ जाऊं कि टीटीओ का इशू, मैं
आज आपको बड़ी तसल्ली से कह रहा हूं, इसमें से कुछ नहीं निकलना। मैं किसी को गुनाहगार और बेगुनाह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके मुल्क में एक कानून था, मियां साहब के फैमिली ने भी उस टीटियों का इस्तेमाल किया होगा, मुझे नहीं पता, ना मुझे तफसील का पता है, लेकिन अगर आपने टीटियों की बुनियाद पे लोगों को पकड़ना है तो इस मुल्क के हजारों कारोबारी और प्रॉपर्टी वाले और जिन लोगों ने घर बनाए हैं, तो वो हजारों की तादाद में, अगर लाखों नहीं है तो हजारों डेफिनेटली, बल्कि लाखों ही होंगे, लाखों की तादाद में टीटियां लगी हैं। और आपके मुल्क में कानून था कि टैक्स इवेडेड मनी, या वो पैसा जो आपका कारोबार का तो था लेकिन आपने उस पर पूरा टैक्स नहीं दिया था, उस पैसे को आपने अगर इन्वेस्टमेंट में लाना है तो उसके लिए आप अगर फॉरेन से पैसा आ जाता है, ओवरसीज टीटी लग जाती है, तो आपको कानून में इस्तिस्ना था कि आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ये मीडिया के अंदर बैठ के जरूर बातें होंगी, शहजाद अकबर साहब प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अदालतों के अंदर उस कानून के अंदर जो बात थी वो उसी का सहारा लेके इसमें से कुछ नहीं निकलना। और पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स थी, जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स थी, अगर उसको निकाला गया और उस हिसाब किया गया तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर हर साल टीटियों के जरिए आते रहे, फर्जी टीटियों के, जिनके सोर्स पीछे नहीं है, उन टीटियों के जरिए आते रहे और एक कानून का सहारा लिया जाता रहा, जिसमें सारा करप्शन का इशू नहीं है। बहरहाल ये शफकत साहब का अपना हक है, वो जरूर इस्तेमाल करें। टीटी काफी रैम्पेंट रही है, वो कह रहे हैं। हम एक ब्रेक पे जाना है शफकत साहब, इफ यू अलाउ मी, आई विल कम स्ट्रेट बैक टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। जमानत में तौसीह के लिए पंजाब हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई गई थी, उन्हें हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। एक और ये डेवलपमेंट है। बट शफकत साहब, आप बात कर रहे थे, कारा साहब ने कहा कि टीटी का मसला किस तरीके से आप साबित करेंगे? कारा साहब की बात से मुझे एक लतीफा याद आया। लतीफा कि एक बच्चा घर आया स्कूल से, तो उसने कहा कि अब्बा जी सारे फेल हो गए ना। उन्होंने कहा कि तू अपना दस के तेरा की बने। सो कारा साहब कह रहे हैं कि सारे करते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और क्यों सारे करते हैं और जाली टीटियां लगवाते हैं और बगैर किसी पैसे के लगवाते हैं, तो इसलिए ये तो कोशर है, ठीक है, क्योंकि सारे जो करते हैं, यानी कम से कम अमीर तबका जो है पाकिस्तान का वो ये करता है। और कारा साहब कह रहे हैं कि क्योंकि सारे करते हैं इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं, क्राइम है तो है, लेकिन क्योंकि क्राइम कम हो जाता है जब सारे करें। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिशियन है ना, उसको एक तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, दूसरा ये कि वो हर चंद साल के बाद उसको अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी पड़ती है। जिस वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं तो अपनी अंदरूनी और बैरूनी प्रॉपर्टीज दोनों डिक्लेयर करनी पड़ती है। ठीक है। तो अगर किसी का पॉलिटिशियन का बाहर से पैसे आते हैं तो उसको बताना पड़ता है कि मेरा सोर्स क्या है ये पैसों का। जो पैसे शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को और उनके बच्चों को आए, जो कि मेरी इतला के मुताबिक $26 मिलियन है, तो जो पैसे बाहर से आए उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो जो उन्होंने बाहर डिक्लेयर की उसमें से इनकम अर्निंग प्रॉपर्टीज तो कोई नहीं थी। तो अगर इनकम अर्निंग प्रॉपर्टीज नहीं थी तो फिर कहां से पैसे आए? लेकिन ये यूके में तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो नहीं, यूके की अगर आप बात करें, नहीं, यूके का तो डिफरेंट चीज है। यूके का तो ये है कि डेविड रोज साहब और डेली मेल ने एक स्टोरी छापी, ठीक, और हम समझते हैं कि वो स्टोरी सच है। आपने उसको ओन भी किया, आपने उसका बार-बार जिक्र किया। हम कहते हैं कि सच है, लेकिन अब मामला अदालत में है। पहले ये सू नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने किया, मैं तो वेलकम करता हूँ, धक्का लगाया। अच्छी बात है। मैंने तो अगले दिन भी ट्वीट किया था कि यू वेलकमिंग देम। नहीं, मैंने कहा था करें सू, ओके, तो उन्होंने कर दिया। बड़ी चैलेंज किया था शफकत साहब ने, और नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना ये बता। बड़ी जो फायदा ये है कि बात मुनासिब हो सकती है। नॉर्मली तरीके इंसाफ में ये रवैया नहीं है जो शफकत साहब का है। मैं बार बार कह रहा हूं, बात हो सकती है। ओके, अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी बात है। ये लॉ है जो बताता है कि क्या क्राइम है। अगर सीआरपीसी में कोई चीज, कोई पीपीसी में कोई चीज, या किसी भी लॉ के क्राइम क्या है तो लॉ बताता है। राइट। अगर लॉ नहीं बताएगा तो क्राइम नहीं होता।
जो इनवर्ड्स रेमिटेंसेज हैं, जो मुल्क के अंदर पैसा आता है, मतलब ये है वो आपको फॉरेन रेमिटेंसेज के लॉज प्रोटेक्ट करते हैं कि आप उनका सोर्स नहीं पूछेंगे जो मुल्क के अंदर आ रहा है। ठीक है। और जो मैं पैसा यहां से बाहर भेजता हूं उस पैसे पे ना स्टेट बैंक, ना SECP, ना गवर्नमेंट का कोई और लॉ मुझसे उसका बाहर भेजने के लिए मुझसे उसको डिक्लेयर करने का तकाजा नहीं करता। अच्छा, मैं पैसे चाहे मैं अर्न कर रहा हूं और मैंने बाहर किसी का डेट पे करना है, मैंने UAE से प्राइवेट फाइनेंसिंग अरेंज की हुई है, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे 10-10 अरब के कंसर्न है, तो मुझे पैसे चाहिए बिलफर्ज। ठीक है। तो प्राइवेट मनी लेंडिंग बैंक्स मुझे वो दे तो देते हैं, उसमें मुझसे उसकी डिक्लेरेशन नहीं मांगते। ठीक। अब इन सिचुएशंस में भी बिजनेसमैन के पैसे रोक दिए गए। अगर मैं पॉलिटिकली एक्सपोज था तो मुझे केयरफुल होना चाहिए था, ठीक है, टू दिस एक्सटेंट आई एम इन एग्रीमेंट। अच्छा, मुझसे नॉन डेक्लेरेटरी रिजीम का हिसाब मांगा जाए क्योंकि मैं उसके पॉलिटिकल डिविडेंड पे कॉस्ट पे कर रहा हूं, तो मुझे उसका कोई जवाब जरूर देना चाहिए था। ठीक। हालांकि मैं बड़ा सिंपली कह सकता था यार नॉन डेक्लेरेटरी रिजीम की बात कर रहे हैं आप, मैं कैसे डिक्लेयर करता, लीगल पॉलिटिकल कपल्ड विद, लेकिन प्रोसीड ऑफ क्राइम लॉ डिटरमिन करेगा। ठीक है। अच्छा, यहां से आगे चले जाते हैं। हम ये नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों हैं और आ क्यों नहीं रहे? जब यहां से वो गए और आज उनको गए हुए फोर्ट, मैंने वो लेटर पढ़ा है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिखा है। मुझे पहला एतराज तो ये है कि इन्होंने और मैं क्योंकि मैं इसका एक एडवोकेट हूं, ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूशन का, और मैं फेडरल गवर्नमेंट का पंजाब की हुकूमत को रिडंडेंट करने का सख्त नाकिद भी हूं, और मुझे इस पे मोतरिज भी बहुत हूं, और मैं जहां आवाज उठा सकता हूं मैं उठाऊंगा। ठीक। और वो पंजाब की हुकूमत इतनी रिडंडेंट हुई कि एक शहर के अंदर 20-20 डाके आज पड़ रहे हैं, वो लहदा बात है, मैं लहदा करूंगा। ठीक है। हुआ सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो 6 वीक्स के अंदर मुझसे ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर एक पेट स्कैन के अंदर लिम्फ नोड्स भरे हुए आए हैं तो मैं उनकी रिपोर्ट उनको विद इन 6 वीक्स ला कर दे सकता हूं। पहले तो बाद में रिपोर्ट्स आ रही थी फौरन। वो और डिफरेंट है ना। अगर मैं प्लेटलेट का काउंट रोज बताता हूं, आप और मैं क्योंकि दोनों मेडिकली उस पर ट्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि अंदाजा मुझे उसका अंदाजा है कि पेट स्कैन क्या होता है, वो उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं, मैं उनको लिम्फ नोड्स का बता रहा हूं, तो 6 वीक्स तो उसके लिए टाइम ही कुछ नहीं है। आपने लेटर लिख दिया उनको, कितना टाइम हमने लिखा है ना, उसको वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं वापस आ जाए। वापस आ जाए। कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या ख्याल है आपका? और टीटीओ के हवाले से भी बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन लीडर्स के लिए रूल सख्त होते हैं। प्रिया, पहली बात तो यह है कि मियां साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो सेहतमंद होंगे तो वापस आ जाएंगे। उसके बारे में, उनकी सेहत के बारे में या उनकी बीमारी के बारे में या उनकी रिपोर्ट्स के बारे में तो मलिक अहमद खान साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी खबर होगी, मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। और वो वापस जल्दी नहीं आएंगे। नेचुरली हुकूमत उसको प्ले अप करेगी, इनका हक है, वो उसको सियासी तौर पर खेलते रहेंगे उसके साथ मीडिया में, लेकिन आएंगे तो अपना इलाज करा के बाकी बातें शफकत साहब या बाकी लोग जिस तरह चाहे करें। लेकिन जो मैंने टीटीओ का कहा, यह बात दुरुस्त है कि सियासी क़यादत को जवाबदेही करनी पड़ती है, वो ज्यादा जवाबदेह होते हैं, उनके ऊपर कानून का इतलाक भी और तरह होता है। मैंने तो सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि आपके मुल्क में एक कानून था और अभी तक है, उस कानून के तहत इस्तिस्ना है। आप जितना अभी तक क्यों किसी केस में, अब 1.5 साल से ज्यादा तो उनकी गवर्नमेंट भी हो गई है, किसी केस में ना तो प्रॉपरली चालान फाइल हो चुका है, मलिक अहमद खान साहब मुझे जरा करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, कि ना तो किसी केस में कोई चालान फाइल हुआ है प्रॉपर, और ना कोई सजा हो पाई है। उसकी वजह यह है कि मीडिया के अंदर बातें करने के लिए लोगों को कन्विंस करना और तरह है। जब आपके मुल्क में पैसा बाहर से नहीं आ रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, तो आपकी पार्लियामान ने कानून बनाया, अच्छा था या बुरा था, सही इस्तेमाल हुआ या गलत इस्तेमाल हुआ, वो कानून सिर्फ चंद लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा किसी की जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे असूल कुछ नहीं होना। हाँ, मीडिया डिबेट जरूर होगी, मडस्लिंगिंग होगी, करने का हक है, बिल्कुल करें, और जिनको जवाब देना है वो जवाब दें। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर टीटीओ का हिसाब लेना है तो शायद ही कोई सियासतदान, शायद ही कोई कारोबारी, शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसने कोई कारोबार शुरू किया हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, और ये तो वो उसने टीटी ना लगवाई हो, क्योंकि ये कानून था। और जहां तक ताल्लुक ये है
कि हर सियासतदान को अपनी डिक्लेरेशन कुछ सालों बाद देनी पड़ती है? नहीं, हर साल देनी पड़ती है। आप हर साल इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटर्न देते हैं इलेक्शन के अंदर और अपने एसेट्स फाइल करते हैं तो फिर और उसमें जो भी चेंजेस होती है वो चेंजेस वादे आ जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस्तिस्ना है उसकी बुनियाद पे अदालतें कुछ नहीं कर पाएंगी, न कुछ होगा। हाँ, इसके ऊपर आप वक्त जरूर करेंगे, आप इसको जिस तरह भी नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहें, ये डिबेट जरूर रहेगी, बट इसका लीगली मेरे ख्याल में मैं भी रॉन्ग हो सकता है, मेरी गलती हो, मेरा कॉन्सेप्ट ही चाहिए हो, लेकिन मलिक अहमद खान क्योंकि वकील हैं हमारे भाई, ज्यादा बेहतर इस पर बात कर सकते हैं। राइट, क्योंकि वक्फे की तरफ जाए, लेकिन क्विकली जो डिफिट के हवाले से आपको कहा मलिक साहब ने कि आपने एंडोर्स किया डिफिट के दो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो थे वो चल रहे थे। एक डिफिट का प्रोग्राम था जहां तक मुझे याद पड़ता है जो अर्थक्वेक को मदद की और उस सिलसिले में, एक था एजुकेशन का प्रोग्राम। जो मैंने बात जब इंटरव्यू दिया तो मैंने कहा कि जो एजुकेशन का प्रोग्राम था वो बाय एंड लार्ज ठीक था, ठीक, उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर इतराजात थे, लेकिन केपी में भी था, पंजाब में भी था, और वो दोनों तरफ प्रोजेक्ट्स जो थे वो बाय एंड लार्ज डिफिट ने हाईएस्ट अमाउंट दिया पाकिस्तान को, जिसमें उन पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। मैंने कहा जो था, लेकिन उसी इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि जो डेविड रोज ने इल्जामात लगाए, ठीक, वो डिफरेंट नौयत के, राइट, और उनके इल्जामात की उस वक्त तक मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने सू नहीं किया था, और वो अर्थक्वेक के हिसाब से। एक और बात मैं करूं, वो लॉ के बारे में एक मकूला है कि लॉ इज एन एस एन इडियट, मीनिंग ये है कि लॉ और रियलिटी, लॉ और मोरालिटी, लॉ और कॉन्डक्ट, पब्लिक कॉन्डक्ट, उसमें कई दफा बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन जिस बंदे के हाथ में तकदीर है लाखों करोड़ों इंसानों की, जिसको लाखों करोड़ों इंसानों ने और अल्लाह ताला ने एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जहां पे उनको इज्जत भी मिली है, उनको शोहरत भी मिली है, और साथ उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली, ठीक है, और वो अगर ऐसे कानून का सहारा लेते हैं और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पैसे इनके कहां से आए, तो मेरा ख्याल है कि वो गिल्टी है। राइट, वो फिर गिल्टी है, फिर वो गिल्टी है, बट वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। मलिक साहब, आप एग्री नहीं करते शफकत साहब से, उन्होंने कहा अदरवाइज यू आर गिल्टी। नहीं, देखिए, उसमें जो मैंने जिस बात पे शफकत साहब की बात मेरे नफी में सर हिलाया था कि जो गिल्ट है ना जी, वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना है, सिंपल। अगर एक परसेप्शन की बुनियाद पे, एक तासुर की बुनियाद पर अगर हम ये तय कर लें कि मैं मुजरिम हूं और गुनहगार हूं, ठीक, तो ये गलत होगा। अब ये कहना कि सोर्स नहीं है, तो मैंने कहा कि सोर्स इसलिए नहीं है, एक तो कानून ये था कि पूछा नहीं जाएगा, और उसकी वजह जो कायरा साहब ने बयान की वो बिल्कुल उस लॉ की रैशनल है, ठीक। तब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आने की बड़ी वजह ये थी कि सवाल उठता था कि बताएं, राइट, तो उसको इसलिए किया गया और उसको बिजनेस हाउसेस ने किया। अच्छा, आज अगर हम बाहर भेजने पे और मंगवाने पे सवाल उठा रहे हैं, तो वो लॉ तो आज भी वैसे ही है, ठीक है, वो लॉज तो मौजूदा हुकूमत ने भी तब्दील नहीं किए, सही, और शायद ये कर भी नहीं पाएंगे, राइट, और ये चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। ओके, कायरा साहब, अगर पंजाब के हवाले से बता दें, अभी एक बात अली साहब ने भी की, लेकिन ओवरऑल पंजाब की तब्दीली का खतरा आया, फिर टल गया, अभी क्या लग रहा है आपको पंजाब में? पंजाब में देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस का आलम है उसके ऊपर तो हुक्मरान जमात के अपने लोग, उनके वज़रा कह रहे हैं, उनके साथी कह रहे हैं, सारा मीडिया कह रहा है, तो आखिर उसमें कुछ तो है। और दूसरा ये है कि बुज़दार साहब अच्छे आदमी होंगे, भले मानस होंगे, शरीफ आदमी होंगे, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन किसी शख्स को जो लीडर होता है उसका एक बुनियादी कज़िया ये भी है कि उसने जब अपनी टीम चुननी होती है तो देखा यह जाता है कि उस बंदे के साथ
मीन आपका कोई टीम में कोई कुलीग रहा हो, आपने खेलते रहे, सपोर्ट्समैन है, तो आपके साथ को 10 साल किसी बंदे ने गेम खेली हो तो आपको पता होगा उसमें बड़ी सलाहियत है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर है। आपके साथ पढ़ता रहा हो तो आपको पता होगा कि वो बंदे की सलाहियत क्या है। आपके साथ अगर किसी बंदे ने काम सियासत में किया हो तो पता होगा, या जनरली किसी शोबे में किसी बंदे का बड़ा नाम है, वो बड़े आला यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और उसने काम किया हुआ है, उसके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आपको उसको चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़े सूबे का सरबराह मुकर्रर करने के लिए वजीर आजम साहब ने जिस शख्स को चुना वो 2 महीने से ज्यादा उसको जानते नहीं थे, उनके साथ उसने काम नहीं किया था, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना सियासी है ना इंतजामी है, और बाद में वो फेलियर भी साबित हुए। तो मेरा ख्याल है कि अब पीटीआई के अंदर, और खान साहब ने ये कहा भी कि अब मैं करूं क्या, एक फैसला मैं कर बैठा हूं। अब उन्होंने जो कहा उसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करें। उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर मैं सीएम को बदलता हूं तो अगला सीएम तो महीना भी नहीं निकालेगा, तो इसका मतलब है कि वो ये मान रहे हैं कि उसको बदलना चाहिए, लेकिन इस बुनियाद पे नहीं बदल रहे कि अगर मैं इसको बदलता हूं कि फिर तो ये होगा कि जी रोज एक नया मुतालबा होगा, रोज नई तब्दीली हो जाएगी। लेकिन वो जनरली इस परसेप्शन के साथ खड़े हैं कि हाँ बदलना तो चाहिए, वरना उनका जवाब ये होना चाहिए था कि ही इज डूइंग द बेस्ट और मेरे पास वो बेहतरीन है, उनकी परफॉर्मेंस ये है, लिहाजा वो किसी सूरत नहीं बदल सकते और मेरे पास उनसे बेहतर बंदा नहीं है। ये नहीं कहा इमरान खान साहब ने, और मुझे लगता है कि इत्तेहादी भी नाराज है, नाराज है, जमात के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन है। तो ये चंद हफ्तों की एक रिलीफ जरूर है, अल्लाह करे स्टेबिलिटी हो, हम तो चाहते हैं स्टेबिलिटी हो। जो एक्शन लिया खैबर पख्तूनख्वा ने, वार्निंग जरूर गई है, लेकिन कुछ अर्से के लिए जो अभी कारा साहब ने बात की है, ये मसूद खान साहब अपने कॉलम में ये लिख रहे हैं कि खान साहब ने 1-on-1 उसका मुंह बंद कराने के लिए खान साहब ने अपने 1-on-1 मुलाकात का एक जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब ने ये कहा को बताया गया है कि नहीं चल रहा आपका ये मॉडल बुज़दार साहब वाला, एंड ही एग्रीड। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और मेरा ख्याल है कि हमारी कोताही जिस चीज की है वो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है उसका जरूर फेलियर है। साहब आपका पंजाब में हल्का, आप मुझे बताएं। बात मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुज़दार साहब, मैं समझता हूँ कि वो बड़े ऑनेस्ट हैं, नेक हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक लगा रहे हैं। और हमारी कम्युनिकेशन फेलियर आप देखें ना, मिसाल के तौर पे एक गलत बात जो है चली या चलाई गई या क्या कि जी एडीपी का जो है 350 अरब की और सिर्फ 77 यानी 77 अरब रुपए जो है वो जनवरी तक रिलीज हुए, जबकि उसकी असल हकीकत ये थी कि तकरीबन आधे से ज्यादा पैसे जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो इस तरह बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो अगर आप जो सही हुई हैं, जो ठीक हुई हैं और मजीद बेहतर हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ हमारी तरफ से जो कोताही है कि हम उसको सही तरह पंजाब में प्रोजेक्ट नहीं कर सके, और अब इंशाल्लाह सही प्रोजेक्शन होगी। मैं बुज़दार साहब को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता, मैं समझता हूं कि वो अपनी इंतहाई कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बड़े अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। और जो इत्तेहादियों का प्रेशर है, एक छोटी सी बात, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, पूछने का है साहब आपसे, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। सब गुजारिश है कि ये बातें हम नहीं कर रहे, ये बातें एडीपी की और उसमें रिलीज नहीं हुए और यूटिलाइजेशन नहीं हुई, ये बातें तो आपके वज़रा कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा लिख के वज़ीर आज़म साहब को कहा है और उस बात पे वो मुसर है। अगर ये बात आपकी है तो फिर आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये सारा कुछ कजिया तो उन्हीं का किया हुआ है, और खाली किसी प्रोग्राम में नहीं कहा, बाकायदा वज़ीर आज़म को खत लिख के उन्होंने वार्न किया उनको। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को गलतफहमी हो सकती है, और अदादो शुमार जो हैं ये कुछ को मिलते हैं, कुछ को नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि इसकी बुनियाद पे बुज़दार साहब जो है उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद हमें जिस चीज को बेहतर करने की जरूरत है वो हमारी कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू थिंक मलिक अहमद साहब, आप लोग गलत बातें कर रहे हैं बुज़दार साहब के बारे में मुसलसल? हम तो ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, और इसलिए नहीं कर सकते कि अब देखिए जैसे जो लेटर